अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके मनपसंद प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है एक मुलाकात टीसीजी के साथ। आप सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर फरीहा इशरत उल्लाह से, जो साइकोलॉजी में पीएचडी हैं और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है और ये यूजीसी नेट क्वालिफाइड भी हैं माशाअल्लाह। 2013 से ये टीचिंग प्रोफेशन में हैं। 2018 से डॉक्टर फरीहा जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में पढ़ा रही हैं। इनके कई पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं। इसके अलावा वो साइजियम एजुकेशनल सर्विसेज की को फाउंडर और कंटेंट टीम की हेड हैं और मेरी भांजी हैं। डॉक्टर फरीहा, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोग की बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि आप लोग ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एक चांस दिया सबसे मुलाकात करने का, सबसे बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप सबको लिए चलता हूँ सुम्बुल बाजी के पास, जो अपने सवालों के पिटारे के साथ सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुम्बुल बाजी। थैंक यू काशिफ। और डॉक्टर फरिया, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम है। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच एक स्टूडेंट जो है आज इस मुकाम पे पहुंची है। मेरे कुछ सवालात हैं और उम्मीद है कि आप आसान होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहला सवाल जो मेरा है डॉक्टर फरिया, वो आपके लिए कि अपने चाइल्ड कनेक्शन के बारे में बताएं कि आपका ननियाल ददियाल कहाँ है, आप इसके बारे में कुछ बताएं। मेरे दादा का नाम अनीसुल्लाह साहब मरहूम है और वो जो है बेका के थे, और मेरी दादी सोलेहा बीबी मरहूमा वो बेगम सराय की थी, और मेरे नाना मोहतरम अब्दुल मालिक साहब मरहूम वो महंगाओं के थे, और मेरी नानी नफीसा फातिमा साहिबा वो पीपल गांव की। वालिद का नाम जनाब इशरतुल्लाह साहिब है और मेरी वालिदा का नाम नसीम फातिमा साहिबा है। चलें, इससे ये पता गया है मतलब कि आप ननियाली ददियाली दोनों चाइल्ड हैं। ठीक है डॉक्टर फरिया, माशाल्लाह आपने पीएचडी किया साइकोलॉजी में। आपकी मतलब एक अच्छा मुकाम है आपका जामिया मिलिया में। आप तो अपने एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। कहाँ से शुरुआत हुई, क्या किया? हमने अपनी स्कूलिंग इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद से की थी। 10th तक हमने रियाद से ही पढ़ा। उसके बाद 11th से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ गए थे, जहाँ पर हमने 11th-12th किया। फिर बीए ऑनर्स किया, जिसमें मेरा साइकोलॉजी मेन सब्जेक्ट था और इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स सब्सिडरी में पढ़ा। फिर अलीगढ़ से ही मास्टर्स किया और उसी के बाद फौरन पीएचडी में एडमिशन ले लिया। पीएचडी करके 2011 में जब डिग्री मिली तो हम वापस रियाद चले गए थे अम्मी अब्बा के पास, और वहाँ न्यू मिडल ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल में एक टीचर कम काउंसलर के तरह 2 साल जॉब की। फिर शादी हो गई, इंडिया आ गए, और यहाँ पर सबसे पहले हमने गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ पर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था। एक डेढ़ साल काम किया वहाँ पर। फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया, और फिर 2 साल के गैप के बाद हमने दोबारा एमिटी ज्वाइन किया था, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में। वहाँ पर भी 2 साल हमने साइकोलॉजी पढ़ाया, और उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में चांस मिल गया, तो 2018 से हम जामिया मिलिया इस्लामिया में हैं। शुरू में गेस्ट फैकल्टी के उस पे थे, अब असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल पे है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे फरिया। और आपने बताया कि साइकोलॉजी को एज अ मेन सब्जेक्ट लेके आप चली, इसके पीछे कोई खास वजह थी, खास लगाव था साइकोलॉजी से, क्या वजह? मेरा 11th-12th बायो में था, तो हमेशा से मतलब बचपन से ये था कि डॉक्टर बनना है। तो 11th-12th बायो में किया, और फिर बायो उसके बाद इन कंपटीशन एग्जाम्स में दिया, नहीं क्लियर हुआ। तो मतलब हमेशा ये था कि लोगों की मदद करनी है, इलाज मतलब किसी तरह से किसी के लिए कुछ कर पाए। फिर हमने ये उस टाइम पे जब मेरा नहीं हुआ था, तो काफी खाला जान जो है मेरी, डॉक्टर यूसुफा नफीस, वो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सेंटर था, वहां ले गई थी हम लोग को। सबके आईक्यू टेस्ट कराए उन्होंने। ऐसे ही एक
खालाजान अक्सर हम लोग आते थे तो कहीं ना कहीं ले जाती थी, तो वो भी एक पार्ट ऑफ करिकुलम था। तो उसमें टेस्टिंग में तब से मतलब हमें लगा कि अगर, क्योंकि जैसे जिस्मानी बीमारियां होती हैं वैसे दिमागी बीमारियां भी बहुत सारी हैं, तो अगर हम किसी को, फिर तब मेरे दिमाग में आया कि अगर हमने साइकोलॉजी में किया तो आजकल जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, तो अगर हमने इसमें किया तो शायद हम किसी की मदद कर पाए। और फिर एज अ साइकोलॉजी सब्जेक्ट में हमने बस फॉर्म भरा था और कोई फॉर्म भी नहीं भरा, उसमें हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सबकी दुआएं हैं, और फिर उसी में आगे चले गए। अच्छा, तो मेन मकसद आपका था कि हम किसी की मदद करें, तो जाहिर बात है जब इतना नेक मकसद होगा तो अल्लाह तो कामयाबी देगा। अच्छा, आजकल देख रहे हैं डॉक्टर फरिया की क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट, हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, और मोस्टली हर हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक अपना डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि अभी आपने बताया कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सबको डील करता है। तो इसकी आज की जिंदगी में आप थोड़ा बता ही चुकी हैं, फिर भी हम चाहते हैं इसको इलेबोरेट मत करके बताएं कि क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस आजकल क्लिनिकल साइकोलॉजी। जी, आजकल की जो लाइफस्टाइल है हम लोग की, मतलब इतनी बिजी लाइफस्टाइल है कि हम लोग को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता। पहले के जमाने में क्या होता था, सब लोग साथ रहते थे, कोई परेशानी हुई आपस में बात की, या सबने एक दूसरे की मदद की, और सुबह सब जॉब पे जाते, घर पे रात में आके, ना मोबाइल फोन्स थे। अब तो आप देखते होंगे कि सब लोग, 3 लोग भी घर में हैं तो अपना अपना फोन लेके बैठ जाते हैं, उतना सोशल सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी। ऊपर से अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हर फील्ड में बहुत कंपटीशन है, हर जगह लोग एक दूसरे को पीछे मतलब करने के उसमें लगे, एक रेस है जैसे। तो उस रेस मतलब उसके वजह से बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स उठ रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और भी बहुत सारे हैं जिनका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेस से ही ताल्लुक है। या तो वो चाइल्डहुड स्ट्रेस हो, या बचपन में कोई स्ट्रेसर हो, या आजकल, पहले हम लोग एक जॉइंट फैमिली में ज्यादातर रहते थे, बच्चे दादा दादी नाना नानी के साथ। अब न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे अकेले हैं, अगर पेरेंट्स वर्किंग है, या उनके ऊपर उतना अटेंशन नहीं हो रहा है, तो काफी चीजों उनके ऊपर असर पड़ता है, जिसके वजह से क्लिनिकल साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप आया हुआ। और इसीलिए हर हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इनफैक्ट अब तो स्कूल में भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो नहीं, लेकिन स्कूल काउंसलर्स हैं, आर्मी में भी, और हर जगह मतलब साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप आ गया है, क्योंकि हर एरिया में साइकोलॉजी ने बहुत टच किया है, इंडस्ट्री वगैरह में भी, और हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा और भी चीजें होती, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी में जाना है, वो खुद बहुत बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, तो उसको काम डाउन करना, हम उसको स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो नहीं भेज सकते हैं, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करना, उसके केयर गिवर्स को, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जो लोग उसको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो उनके स्ट्रेस को कम करना, जैसे वो लोग एक दूसरे के मतलब सोशल सपोर्ट बन सके। इसलिए काफी ज्यादा मतलब आजकल ये हर हॉस्पिटल में, हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट पाया जा रहा होते है। हैं। जी। तो ये हर एज ग्रुप में डॉक्टर फरिया होता है कि बस एक सर्टेन एज के बाद ये जो स्ट्रेस होता है, या हर एज ग्रुप में हर बच्चों एज से ग्रुप भी? में अपने टाइप का स्ट्रेस होता है, बच्चों को अलग तरह का स्ट्रेस है, जो आजकल की यूथ है उनको अलग तरह का स्ट्रेस है, जितने जो मिडिल अडल्ट्स हैं, या फिर जो बेचारे बुजुर्ग हैं हमारे, वो बेचारे अकेलापन महसूस करते हैं, तो हर तरह उन अकेले, ज्यादातर बच्चे वर्किंग हैं, उनको उस टाइम पे ये लगने लगता है हमें कोई समझता नहीं है, या तो हर एज ग्रुप में अलग अलग टाइप के लेकिन स्ट्रेसेस तो होते हैं। थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ा इस वक्त मतलब एक बर्निंग टॉपिक है, और एक मतलब सच सब इसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं किसी ना किसी तरह। अच्छा डॉक्टर फरिया, आप साइजियम एजुकेशनल सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं, ये क्या है, इसके बारे में बताएं। साइजियम एजुकेशनल सर्विसेज, ये हम लोग ने एक कलीग के साथ, हमने लॉकडाउन के टाइम पे जब सबकी जॉब्स का वो था, हम लोग ने ये खोला था, और ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसके लिए हम एमफिल करते हैं, जो कि इंडिया में बहुत कम इंस्टीट्यूट से है, जो कि आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड होता है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि कुछ इंस्टीट्यूट्स को ही ऑथराइज करता है कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजी एमफिल कराएं। तो साइज उसमें जो है कंपटीशन बहुत है, बहुत कम सीट्स हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं। तो साइजियम एजुकेशनल सर्विसेज एक कोचिंग सर्विसेज है जो कि हम बच्चों को देते हैं,
जिसमें वो इस एग्जाम्स में अपीयर कर सकें और साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी भी कराते हैं। तो इसमें बहुत तरह के बच्चे हैं, मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या कोई बच्चा है जो हम देखते हैं बहुत शार्प है लेकिन उसके पास फाइनेंशियल एड नहीं है, तो हम उसको भी कोचिंग कराते हैं। अच्छा, तो एक हेल्प जी, एज अ हेल्प कोचिंग सर्विस है जी। आपकी, जैसे आपने बताया कि 10th आपने रियाद से किया, उसके बाद आप अलीगढ़ चली गई, तो कहीं आपकी एजुकेशनल भी जर्नी भी अलीगढ़ से शुरू हुई, फिर प्रोफेशनल भी आपकी अलीगढ़ से ही शुरू हुई पीएचडी करने के बाद। तो आपकी एमयू से शुरू होकर और माशाल्लाह आप जामिया मिलिया में, उसके बीच आपने बहुत जगह अपना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो कहीं कुछ फर्क लगा, या किस यूनिवर्सिटी को आप ज्यादा तरजीह दीजिएगा आज के बच्चों को कि वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, वहां पे आप जाइए? आजकल के बच्चों के लिए अब जैसे हमने इंस्टीट्यूशंस गलगोटिया है, एमिटी है, या फिर डीयू के भी एक कॉलेज में पढ़ाया था, और जामिया है, अलीगढ़ है। मेरा ये मानना है कि इंस्टीट्यूट पे उतना नहीं जाना चाहिए, मतलब बच्चों को वो करना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जिसमें वो एक्सेल करें। क्योंकि इवेंचुअली इंस्टीट्यूट तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर आपके पास किसी एक छोटे इंस्टीट्यूट में भी सारी फैसिलिटीज हैं और आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमें अपनी मेहनत को देखना है, हमें अपना लगन, या हमारा जो, ऐसा नहीं है कि बस जैसे यूजुअली डॉक्टर बनना है तो बस उसी फील्ड में लगे हैं और नहीं मिल पा रहा है सक्सेस। आप जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप उसमें जाएं, जो भी जाएं बच्चे, जहां उनका दिल करता है, जिस भी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बस उन्हें एक्सप्लोर करना है। तो वो ये देखें कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो उस सब्जेक्ट के लिए अच्छा है, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट किसी चीज में अच्छे हैं, कोई इंस्टीट्यूट जैसे लॉ में अच्छा होगा, कोई साइकोलॉजी में अच्छा होगा, कोई किसी का मेडिकल अच्छा होगा। तो आपका इंटरेस्ट जहाँ है आप उस इंस्टीट्यूट को उस हिसाब से चूज करें और उसमें अच्छा करें। थैंक यू डॉक्टर फरिया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग सऊदी अरब से शुरू हुई और आपके किंडरगार्टन से आप सऊदी अरब में थी, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद में थी। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद ने आपको कुछ हेल्प किया आपकी जर्नी में, सक्सेस जर्नी में? जी बहुत, वही तो फाउंडेशन था हमें लगता है। और किसी भी, मतलब आजकल किसी भी फील्ड में एक्सेल करने सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज, जो कि हमने अपने इंटरनेशनल इंडियन स्कूल से ही सीखी। वहां पर हम लोग को मतलब ये था कि, सबका तो नहीं पता, लेकिन तब ये था कि हिंदी नहीं इंग्लिश में ही बात करनी है सब कुछ उसमें। और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, डिबेट्स, एलोक्यूशंस, उन सब ने जैसे ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एनहांस की, मेरी लैंग्वेज पे कमांड दिया, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। आप एक वर्किंग लेडी हैं और काफी इम्पोर्टेंट जॉब है आपकी, है ना, एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं आप और जामिया में हैं, बच्चा भी आपका, हस्बैंड भी हैं, ससुराल भी है, मैके वाले भी आते जाते हैं, इलाहाबाद से करीब है, ससुराल भी करीब है। तो ये आप अपने घर और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे? बस मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव हैं, वो हमेशा मतलब हमको एनकरेज करते रहते हैं कि नहीं, तुम्हें अपने करियर में बहुत अच्छा करना है, या कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, हमेशा मेरे घर के काम में हेल्प करते हैं। फिर माशाल्लाह मेरा बेटा भी अब 8 साल का हो गया है, काफी अपना काम खुद से कर लेता है, बहुत सारी चीजें मेरी हेल्प करता है। और जो भी मतलब यहाँ आता है, चाहे वो मेरे मायके वाले हों या ससुराल वाले हों, कभी मतलब ऐसा हमें फील नहीं कराते कि सब कुछ हमें करना है। मेरी सास जब भी आती है माशाल्लाह, मतलब हमें तो लगता ही नहीं है कि कोई और है, वो खुद ही वो टेक ओवर कर लेती हैं कि नहीं हम कर लेंगे, हम, तुम जाओ अपना कॉलेज, उस पर फोकस करो। और अम्मी आती हैं तो अम्मी का भी यही है कि नहीं कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा। तो सबके सपोर्ट के साथ ही हमने मैनेज कर पाया, वरना अकेले तो नहीं हो पाता। बिल्कुल सही है। अच्छा, जामिया का डॉक्टर फरिया माहौल कैसा है? अगर कोई बच्ची को हॉस्टल में भेजना चाहे फर्दर स्टडीज के लिए 12th के बाद या कुछ, तो इलाहाबाद से, तो कैसा माहौल है? जामिया का माहौल अच्छा है, ऐसा हम तो यही कहेंगे। फिर हम इस बात पे फिर वही कहेंगे कि उस हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि हम लोग अपने लिमिट्स हमें खुद सेट करने हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर हमें अपने लिमिट्स, हमें पता है हम किस मकसद से यहाँ आए हैं, तो हमें उस मकसद पे फोकस करना है। और
उसको इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। और वैसे जामिया का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि दिल्ली में है, हर फील्ड में आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह में, हर चीज में बहुत एक्सपोजर है। और जामिया रेटिंग में भी ऊपर ही आता चला जा रहा जी, है जामिया तो इस बार 3rd रैंक आई है जामिया की। माशाल्लाह, वो अच्छा रेटिंग में। तो डॉक्टर फरिया, आप अब्दुल काशिफ इंतजार कर रहे हैं अपने सवालात के साथ, तो मेरे सवाल यही खत्म होते हैं। अब अब्दुल काशिफ, डॉक्टर फरिया का सवाल आपके। बहुत बहुत शुक्रिया सुंबुल जी। डॉक्टर फरिया, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। जी, मेरे अब्बा 4 भाई थे, इफ्तिखारुल्लाह साहब, वसीउल्लाह साहब और वजीउल्लाह साहब, और मेरे अब्बा इशरतुल्लाह साहब। बड़े अब्बा और इलाहाबाद में ही रहते थे, और जब भी हम इलाहाबाद जाते थे अलीगढ़ से, मेरे लिए बहुत बहुत एक रिफ्रेशिंग सा उनके साथ वो होता था। और फिर मजले अब्बा कनाडा में सेटल्ड हैं। और फिर छोटे अब्बा थे। छोटे अब्बा का मेरा घर मतलब ऐसा था, मेरा ही घर है इलाहाबाद, जब भी जाना होता था बस छोटे अब्बा के ही रहते थे। और उनके बच्चे जैसे मुन्ना भाई हैं या फैजाबाजी हैं, उनके साथ बहुत वक्त गुजरा। फिर मेरी 3 पुप्पियां थी, एक बड़ी वाली पुप्पी बिल्किस साहिबा और नजमा साहिबा, जो दोनों पाकिस्तान में हैं, और वसीम फातिमा साहिबा जो रियाद में रहती थी, अब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत करे। तो छोटी पुप्पी के साथ भी बहुत वक्त गुजरा, क्योंकि वो रियाद में ही थी और हम लोग का बचपन पूरा रियाद में गुजरा। और मेरे ननियाल में मेरे 2 मामू हैं, अब्दुल राजिक मामू और अब्दुल काशिफ मामू। दोनों, राजिक मामू के साथ रियाद में बहुत टाइम गुजरा, और इलाहाबाद में इंडिया आने के बाद काशिफ के साथ ही ज्यादा वक्त गुजरा। और एक खाला है डॉक्टर यूसुफा नफीस, जो हमीदिया कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। तो अब जब इलाहाबाद जाना होता है तो खाला जान सबसे पहले खुद ही आ जाती है। और मेरे ससुराल में मेरे शौहर मोहम्मद साद साहब, जो छपरा बिहार से ताल्लुक रखते हैं। और उनके पापा एक प्रोफेसर थे उर्दू में, अब उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह मग़फ़िरत करे। और उनकी अम्मी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, अब रिटायर्ड हैं। उनके एक बहन है छोटी, जो कि डेंटिस्ट है, नागपुर में सेटल्ड है। और एक भाई है छोटा, जो इंजीनियर है, वो दुबई में है। और मेरा एक बेटा है 8 साल का, सफवान। मेरे 2 भाई हैं। अब बड़ा वाला भाई यूसुफ अनीस इशरतुल्लाह, जो एक इंजीनियर है, उसने इंजीनियर है, रियाद में जॉब है उसकी। और मेरी भाभी हिना कौसर, जो कि जयपुर से हैं, उनका एक प्यारा सा बेटा है हारून, जो कि अब 7.5 महीने का है। और उसके बाद मेरी बहन है राबिया इशरतुल्लाह, जो कि MDS कर रही है लखनऊ से। और सबसे छोटा भाई ईसा अनीस इशरतुल्लाह, जिसने BTech और MTech किया है, और रियाद में ही कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। ईसा हाफिज कुरान भी हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर फरिया, आपकी PhD का टाइटल क्या है? मेरे PhD का जो मेन टॉपिक है वो वेलबींग पे है। जैसे कि वेलबींग ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो क्या फैक्टर्स हैं जो उनकी वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। जैसे तो जो हमने स्टडी किया था कि कौन से पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, कौन से एट्रीब्यूशंस हैं कि वो अपनी कामयाबी को अपने ऊपर या किसी और के ऊपर किसको एट्रीब्यूट करते हैं, और कितना सोशल सपोर्ट है उनके लिए। ये तीनों फैक्टर मिलके उनकी वेलबींग को कैसे अफेक्ट करते हैं। आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस काफी आम हो गया है, जैसा कि आपने बताया। आप इसकी क्या वजह समझती हैं? मेरे हिसाब से तो लैक ऑफ सोशल सपोर्ट एक बहुत, मतलब तो सोशल सपोर्ट की कमी हो गई। ऐसा नहीं है कि है, जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग मैं हूँ तुम्हारे आपके साथ या हम हैं, लेकिन इंसान खुद अब नहीं परसीव कर पाता या समझ पाता है कि सामने वाला बंदा मेरे साथ रहेगा। वो खुद एक अकेलापन, और ज्यादा टाइम सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में लोग इतने पोस्ट करते हैं, उनको देख देख के सबके इतने हाई एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं कि बहुत कम टाइम पे हम चाहते हैं कि हमें भी ये मिल जाए। अरे उसके पास इतना बड़ा घर है, अरे उसके पास वो यहाँ घूमने गया, मैं तो कब से कहीं गई नहीं। अरे ये तो एक्सपेक्टेशन सबके बहुत बढ़ गए हैं, और बहुत कम टाइम में हम वो चाहते हैं कि हम एक्सपेक्टेशंस पूरे करें। और स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसी चीज है जो हम अपनी जिंदगी से कभी हटा नहीं सकते, थोड़ी बहुत तो सब में आती जाती रहती है,
पर कभी उसको इतना अपने आप पे वो नहीं करना चाहिए कि हावी नहीं करना चाहिए कि हमारा जो काम है उस पे इफेक्ट होने लगे या हमारी सेहत पे उसका असर होने लगे। जी बिल्कुल। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते हैं, खास तौर से पढ़ाई लिखाई में। क्या ऐसा करना सही है? इस पर आपकी क्या राय है? और इस सवाल के भी मतलब मेरे दो जवाब हैं। अगर हम जैसे अपने बच्चों को कह रहे हैं कि वो भी तो एक बच्चा है, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तुम भी कर सकते हो, तो एज अ मोटिवेशन अगर हम कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमेशा उसको हम एक क्रिटिसिज्म में कर रहे हैं कि तुमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, उससे तो हो जा रहा है, तो वो ठीक नहीं है। उससे बच्चे का सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। यही बात हम अभी सुबुल खाला बता रहे थे कि बचपन में यही स्ट्रेसेस होते हैं कि वो सेल्फ डेवलपमेंट हो नहीं पाता, क्योंकि कांस्टेंट एक कंपैरिजन रहता है, हमेशा उसको कंपेयर किया जा रहा है। अगर इतना सिर्फ आप कर रहे हैं कि उसको एक मोटिवेट करें, उसको आप करें, उसको उससे लगे, उसको सीख मिले उससे कि चलो ठीक है। लेकिन जब बहुत ज्यादा बार बार करेंगे तो बच्चे भी इरिटेट होने लगते हैं, बच्चे भी परेशान होने लगते हैं, जो इसकी वजह से उनके सेल्फ पे असर करता है। ओके। आमतौर पर हमारे यहाँ एक माइंडसेट है कि अगर कोई साइंस साइड पढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और अगर वो कॉमर्स साइड या आर्ट साइड है तो वो पढ़ने में कमजोर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस बात से एक वाकया याद आ गया है आपके। हमने बस जब बीए में एडमिशन लिया था, कानपुर में एक शादी थी, तो अम्मी जी मतलब मेरी नानी के साथ और खाला जान के साथ गए थे हम। तो वहां किसी ने हमसे पूछा कि क्या कर रही हो, तो हमने बताया उन्हें कि हमने बीए में एडमिशन लिया है, और शायद उनको पता था कि मेरे पास 12th तक साइंस था। तो उनका सबसे पहला सवाल यही था, क्यों पढ़ने में दिल नहीं लगता है? वो उस वक्त तो बहुत हंसी आई। तो हमने उनसे मतलब यही कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें लगता है कि ये सारे एरियाज अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, लोगों को पता नहीं है कि और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा। और डॉक्टर पे इसलिए तो हमें एनकरेज करना चाहिए अभी भी कि जिस भी फील्ड में, अगर हमारे बच्चों को डॉक्टर में, मेडिकल प्रोफेशन में इंटरेस्ट है तो वो उसमें जाएं। लेकिन अगर किसी और में है तो उनको एनकरेज करना चाहिए कि उस फील्ड में जाएं, क्योंकि सोसाइटी में तो हर तरह के लोग होते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं होते हैं। उन डॉक्टर्स को भी बनाने वाले टीचर्स होते हैं। आप जब सऊदी अरेबिया से एमयू आई, तब आपने एक आरामदेह लाइफ से हॉस्टल की टफ लाइफ से कैसे एडजस्ट किया? आपको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? शुरू में आए थे तो 11th में हमें आज भी याद है कि कभी कभी एक एक हफ्ता लाइट नहीं रहती थी, और रियाद में तो कभी लाइट जाती नहीं थी, एसी भी होता था। यहाँ गर्मी में एक एक हफ्ता लाइट नहीं है, पानी नहीं होता था। और एक टैंक था जो कि ठंड में, मतलब वो पता नहीं कितने सालों का स्टोर्ड वाटर, उसी से सब कुछ काम करना होता था। या हैंड पाइप था बाहर, वहां से बाल्टी में पानी ले लेके जाना होता था। फिर नए लोग और हर चीज नई नई, तो बहुत मतलब शुरू में तो बहुत परेशानी हुई। लेकिन कुछ लोगों का मतलब बहुत साथ रहा, जिसके वजह से धीरे धीरे वो परेशानी कम हुई। सबसे पहले तो मेरी नानी का कोई भी बात होती थी उनको कॉल करते थे, तो बहुत बार अभी भी अम्मी जी याद करती थी, फोन करके रोती थी, अरे ये हो गया वो हो गया। फिर खाला जान थी मेरी, उनको कॉल करते थे। अलीगढ़ में मेरी रिजवाना खाला थी, कुछ भी बात हुई, संडे को आउटिंग हुई, उनके पास चले गए, उन्हें फोन करवा दिया, वो आ गई। अम्मी अब्बा इतने दूर थे कि कभी उतने दूर तक बात नहीं कर, तब तो इतने फोन्स भी नहीं थे, और पीसीओ जाके कॉल करना पड़ता था। तो तब यही लोग थे जो मेरा सोशल सपोर्ट बने। फिर दोस्तें बन गई तो फिर उनके साथ वो हो गया, तो फिर धीरे धीरे एडजस्टमेंट होने लगा। फिर जब हम अलीगढ़ पहली बार गए थे तो एक सीनियर ने हमसे कहा था, जो अलीगढ़ आता है वो रोते हुए आता है और रोते हुए जाता है। तब यही कहा था कि हम क्यों रोएंगे, हम जाएंगे, बहुत खुशी खुशी जाएंगे। लेकिन वाकई जब छोड़ के आए तो आज तक बहुत याद आता है, रोते हुए ही आए थे। डॉक्टर फरिया, आपका बचपना कैसा था? बचपन की कोई यादगार वाकया हो तो प्लीज शेयर करें। बचपन बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। सब मेरे भाई बहन, मेरे दो भाई हैं एक बहन, उनके साथ और मेरे माँ बाप के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। रियाद में सब छोटी फूफी लोग, राजिक मामू, गुड़िया बाजी, सबके साथ
जो चीजें बहुत याद आती है रियाद की वो ये था कि एक रूटीन सा था कि हर वेडनेसडे को शाम में हम लोग छोटी फूफी के यहाँ जाते थे और वहां फिर नाश्ता पानी करके आराम से, और फिर थर्सडे को सब लोग हमारे यहाँ आते थे और राजिक मामू एक कोई मूवी लाते थे जो कि हम सब सारे लोग कम से कम 15-20 लोग होते होंगे, सारे लोग बैठ के एक साथ देखते थे। तो वो वक्त बहुत याद आता है, वो वक्त अब नहीं है। सब लोग अब बहुत ही कम टाइम होता है जब सब साथ बैठ के कभी कुछ काम करते हो। उस टाइम पे सब साथ बैठ के मूवी देखते थे, खाते पीते थे, चाय पीते थे, हंसते बोलते थे। बहुत अच्छा वक्त। आपकी हॉबीज क्या हैं? किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, कभी कभी पाकिस्तानी सीरियल भी देख लेते हैं, या सफवान है अब तो उनके साथ लूडो खेलना, उनो खेलना, बस यही सब। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में ऐसे तो सब पसंद है, लेकिन हमें आइसक्रीम थोड़ा ज्यादा पसंद है शायद। डॉक्टर फरिया, आप परगना चैनल को इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरे तरफ से यही पैगाम है कि इतनी अच्छी एक ये फैमिली की तरह है हमारा परगना चैनल। इसमें हम सब एक दूसरे का साथ दें, किसी को मतलब हम सब आगे बढ़े बगैर किसी को पीछे धक्का दिए हुए, सब एक साथ दें, एक दूसरे का सोशल सपोर्ट बने, एक दूसरे को मोटिवेट करें, कोई भी जरूरत में कुछ मतलब सब एक साथ चलें। सोशल सपोर्ट की जो आजकल इतनी कमी है वो एक दूसरे को दें, और हर मतलब ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं आएगी, लेकिन हर परेशानी से लड़के मतलब दोबारा फिर खड़े, उस दोबारा खड़े होने में हम एक दूसरे की मदद करें। मेरा ये पैगाम भी है कि टाइम मैनेजमेंट पे भी हम फोकस करें, मतलब अपने हर एक्टिविटी के लिए हम एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर लें कि हम कोई भी काम है तो इतनी देर करेंगे। ये भी नहीं कि हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और खेल पे फोकस नहीं है, या हर चीज हमें बैलेंस करके चलना है एक टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। और लाइफ स्किल्स पे बहुत फोकस करना है। लाइफ स्किल्स एक नया कोर्स भी शुरू हो रहा है यूजीसी के थ्रू, जिसमें हमको मतलब कैसे हम अपने काम को इंडिपेंडेंटली करें और हर सिचुएशन से अडेप्ट करें। ये बेसिकली इससे हमारा स्ट्रेस रिडक्शन काफी होगा। बहुत खूब। डॉक्टर फरिया, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरिया के लिए। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।